नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 38वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति के सारे पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक एंड स्क्रीन में रहेगा। इसके अलावा अन्य कहानी और उपन्यास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ कहानियाँ और उपन्यास ऐसे हैं जिन्हें अपलोड करने में थोड़ी देर होगी, जैसे अगाथा क्रिस्टी की कहानियाँ और उपन्यास। और कुछ कहानी लेखकों की कहानियाँ जो आप लोगों ने बोली थी वो मुझे मिल नहीं पा रही हैं। मिलते ही मैं उन्हें ज़रूर अपलोड करूँगी। तो अभी तक हमने देखा कि शंकरी अपनी बेटी को सत्य के पास आने के लिए कहती है, किंतु सुहास इसके लिए मना कर देती है। अब आगे कहते हैं माटी गूंगी होती है, लेकिन कलकत्ता की माटी शायद बोलती है। शायद ही उसकी बुनियाद में हजारों स्तर की संस्कृति नहीं है, इसलिए उसकी प्रकृति में उठती उम्र की लड़की की चपलता और मुखरता है। अपनी उस मुखरता के झोंके में वह मुंह को वाचाल कर सकता है। इसलिए कलकत्ता के बाशिंदे बिना कुछ सीखे ही पंडित हैं, बिना कुछ समझे ही समझदार। सत्य का कहना है यह न केवल कलकत्ता की हवा का बल्कि कल के पानी का भी गुण है, हो भी सकता है। आदि अंतकाल तो लोगों में ने धरती के गहन से ही अंजलि भरकर प्यास मिटाई, जिंदगी की जरूरत पूरी करी। जहाँ बंसा गड़ा मिला ठीक, ना मिला तो कुदाली से फोड़कर गड्ढा बनाया। उसके बाद उसके पास घड़ा लिए कलसी लिए पहुंचे, असमय के लिए भी भर ले गए। माटी के नीचे नल लगाकर हर हाथ तक पानी पहुंचाने का वह तरीका, पानी को हुक्म का दास बनाने की विधि किसने कब निकाली? किसी ने नहीं। कलकत्ता यह सीख गया। पानी जैसी दुर्लभ चीज कल उमेटते ही हाजिर, आश्चर्य की बात नहीं है। इस कल का असर शरीर पर तो पड़ेगा, और कुछ ना सही कल का पानी साहस तो जुगाता है। नहीं तो भला नव कुमार को भवतोष मास्टर के मुंह पर सुना देने का कभी साहस होता? हम लोगों ने आपको छोड़ दिया मास्टर साहब, अब आप हमारे यहाँ दखल देने ना आया करें। नव कुमार ने खुद ही निताई को यह बताया कि कहा, बचा छिपा के नहीं कहा, समझा, खूब कसकर सुना दिया। जब मानने योग्य थे माना, अब उनकी मर्यादा खोकर वे खुद ही चेहरे पर कालिक चूना पोतले तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? इस उम्र में यदि वे धर्म खो बैठे तो लोगों की श्रद्धा भक्ति स्नेह सब कुछ तो गंवाना पड़ेगा। छी छी छी, ऐसी दुर्मति उन्हें कैसे हुई, सोच ही नहीं पाता। इस परदेश में एक अभिभावक जैसे थे नहीं रहे। निताई ने तृप्ति की हंसी हंसकर कहा, तो अब उनसे कोई नाता नहीं रखेगा? पागल हुआ है रे तू, वे तो पतित है, पतित से क्या नाता? नव कुमार ने निताई को नहीं छोड़ा। हर रोज उसके मेस में जाकर धरना देता, हाथ पांव जोड़ता और आखिरकार भवतोष मास्टर की सलाह के मुताबिक सत्य से कहलाकर उसे ठीक रास्ते पर ले आया। इसके भी लेकिन बहुत दिन हो गए। नव कुमार का बड़ा लड़का, जिसका अच्छा नाम साधन कुमार है, वह उस समय दर्जा 4 में पढ़ता था। अब वह एंट्रेंस के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। सत्य ने कहा है स्कॉलरशिप लेना पड़ेगा। कहा है स्कॉलरशिप नहीं लिया तो मेरे जीवन की साधना ही बेकार गई। गांव के लड़के 5 मील की दूरी तय करके जिला स्कूल में पढ़कर जो करते हैं, और इतनी सुयोग सुविधा पाकर भी साधन उतना ना करे, तो सत्य के इस संग्राम और शक्तिशय का क्या होगा? लगता है साधन कुमार वह आशा पूरी करेगा। कम से कम लोग बाग मास्टर तो यही कहते हैं, जिस मास्टर को हर महीने नगद 10 रुपये देकर नव कुमार पाल रहा है। लेकिन नव कुमार का मास्टर जो इस तरह के नव कुमार के मुंह पर चूना फेरेगा, यह कौन जानता है। निताई की दुर्मति की गिलानी में ही कितने दिन बीत गए। उसकी मेज की कितनी बार खाक छाननी पड़ी, उससे कितनी निहोरा विनती करनी पड़ी। निताई ने सब हंसकर उड़ा दिया, जलन भरी तीखी हंसी। कहा, मुझ जैसे निकम्मे ना चीज के लिए भला चिंता हूँ। जहन्नुम में गए, इससे त्रिभुवन में किसका क्या आता जाता है। मजे में हूँ, खा पी रहा हूँ, रंगीन नशे में मस्त हूँ। तुम लोग भैया गुड बाय ही, कीमती माल दुनिया में तुम्हारी जरूरत है, तुम भले बनो। लेकिन इस एक विषय में नव कुमार ने हथियार नहीं डाल दिया, अडिग रहा। निताई को सही रास्ते पर लाना होगा। अंत तक जैसा कि भवतोष मास्टर ने बताया था, नव कुमार निताई के सत्यवती के ही सामने खींच लाया। बोला, लो देवर जी से निपटो, समझाओ इसे कि दुनिया में इसका दाम है या नहीं। शंकरी वाली घटना में सत्य का मन प्राण ठीक नहीं था, सो उसने थप थप करते हुए चेहरे से कहा,
दाम है या नहीं ये बात मैं समझाऊंगी, नव कुमार ने सिर खुजाकर कहा। वह तो यही कह रहा है, माने कह रहा है कि उसके जहन्नुम में जाने से किसी को कुछ आता जाता नहीं। सुनते ही सत्य ने साफ निगाहों से निताई की ओर ताक कर कहा, किसी का कुछ आएगा जाएगा नहीं है, जान लिया, सर्वज्ञ हो। उस निगाह के सामने निताई ने सिर झुका लिया। सत्य तीखे स्वर में बोल उठी थी, मैं कहती हूँ मेरा आएगा जाएगा, मानोगे इसे? नव कुमार को इस तीखेपन का अर्थ ढूंढे नहीं मिला था। उसका ख्याल था सत्य आरजू करेगी, मिन्नत करेगी, कसम वसम देगी, लेकिन कहा वैसा तो कुछ भी नजर नहीं आया। डांट बताई क्या? लगता तो नहीं, लेकिन बात में जोर है, इसमें कोई शक नहीं। सत्य ने फिर उसी जोर के साथ कहा, मैं कहती हूँ आपको भला होना पड़ेगा, सभ्य भव्य सज्जन बनना पड़ेगा। याद रखना होगा कि आदमी जंगली जंतु जानवर नहीं है। 10 दिन की छुट्टी लीजिए, घर जाइए, बीवी को लिवा लाइए, मैं यहाँ डेरे का इंतजाम किए देती हूँ। निताई ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई, यह असंभव है। असंभव? असंभव क्यों? राजी नहीं होगी? अरे कौन राजी नहीं होगी? तुम्हारी पत्नी? नहीं तो मतलब वही समझिए, मामा मामी राजी नहीं होंगे, लिहाजा वह भी। यह तो अच्छी खुदगर्ज लड़की है। खुदगर्ज? निताई आसमान से गिर पड़ा। जहाँ स्वार्थपरता की प्रकाष्ठा है वहाँ खुदगर्जी का अपवाद। बोला, आपकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाया भाभी। नव कुमार ने भी ताकीद की, हाँ तुम्हारी यह बात बेसिर पैर की हुई। दिमाग लगाओ तो बेसिर पैर की नहीं लगेगी। अरे मैं पूछती हूँ, जो बहू ऊपर वालों की हाँ में हाँ मिलाती है वह श्रद्धा से या कि प्रेम से, पति से उन्हें ज़्यादा चाहती है? उससे ज़्यादा परितृप्ति क्या उनके सेवा जतन से पाएगी? सवाल यह है निताई से ही था, मगर जवाब नव कुमार ने दिया। बोला, आह, यह भी कोई बात हुई? घर छोड़कर डेरे पर आना चाहेगी तो लोग निंदा नहीं करेंगे, बस आदमी बुरा नहीं कहेंगे, तुम जैसी। हाँ, मुझ जैसी डकैत और कौन है? खैर छोड़ो, यह बात बहुत दिनों की है। मैं पूछती हूँ, 10 जने मुझे बुरा कहेंगे, इस डेरे से पति जैसी वस्तु को मैं छोड़ दूँ? होटल के भरोसे उसकी सेहत चौपट होने दूँ? उसे जहन्नुम की राह पर छोड़ दूँ? यह स्वार्थपरता नहीं है? 10 जने बुरा कहेंगे तो क्या मेरे बदन में फोला पड़ जाएगा? मेरी अंतरात्मा समझेगी नहीं कि काम भी वह बुरा नहीं है? और फिर वह तो बांझ है, क्या लिए पड़ी है? सुबह से सांझ तक औछा काम लिए पड़ी है और उसके बदले लोग उसकी तारीफ करते हैं। यही क्या कोई जिंदगी हुई? मैं आपसे कहती हूँ देवर जी, अगर अपना भला चाहते हो तो अपनी स्त्री को लाकर साथ रखिए, डेरा मैं खोज देती हूँ। जैसा और एक दिन किया था, निताई वही कर बैठा। उसने झुककर सत्य के पैर छुए और वह हाथ माथे से लगाकर बोला, मैं अपना भला बुरा नहीं जानता भाभी, जानता हूँ सिर्फ आपको। आप हुक्म दे तो? हाँ हाँ, मैं हुक्म देती हूँ, सत्य ने दृढ़ स्वर में कहा। हुक्म देती हूँ, और इंसान की तरह घरगृहस्थी कीजिए, निरे सपनों के लिए दिमाग मत खपाइए। निताई चला गया। सत्य भी काम में लग गई और नव कुमार बुद्धू सा टुकुर टुकुर ताकता रहा। वास्तव में बात क्या हो गई ठीक ठीक समझ नहीं पाया। उसकी नज़रों के सामने ही ऐसा कुछ हुआ जो आम नहीं, यह समझ में आ रहा था। सत्य और निताई ने मानो उर्दू फारसी जैसी और ही किसी भाषा में बात की, मगर पूछ कर सत्य को तंग भी नहीं किया जा सकता। शंकरी की करतूत से वह बेहद मायूस है। सच ही तो, शंकरी से सत्य से इतनी बड़ी दुश्मनी करेगी, यह क्या सत्य ने सपने में सोचा था? यह तो मानो पिछले जन्म की दुश्मनी का कर्ज वसूल कर गई शंकरी। नहीं तो जो सदा के लिए खो गई थी, जिसे एक दिन के लिए भी उसने मन में के कोने में जगह नहीं दी, वह औचा की ऐसे भेंट क्यों करती, पहचान ही क्यों करती? कितने सुख के दिन गुजार रही थी सत्य। शंकरी ने मानो उसके उस सुखी प्राण में छुरी मारकर जख्म कर दिया। कहानी है ना, कब्र से निकलकर प्रेतात्मा दुख दे जाती है। शंकरी ने वही किया। सत्य ने शंकरी को पाने की खबर भेजी थी बाबूजी को, देखे क्या कहते हैं। उसका जवाब आने से पहले ही शंकरी ने दूसरा गुल खिला दिया। 2 दिन सब्र भी नहीं कर सकी। खबर सुनते ही सत्य सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। कहा था जानती हूँ, जानती थी, और सदा की संग दिल है वह औरत, ऐसी निष्ठुर। ओह, फिर बेसब्री से बोल पड़े, हाय भाभी, बड़ी बुरी आहत में मुझसे बेटी हुई। बुरे क्षण में मैंने कहा कि तुम्हारी बिटिया का भार ले लूंगी। खामखा क्यों कहने गई? ना, नहीं कहा होता तो तुम इस तरह से उस जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं लेती। बात गलत भी नहीं है, सुहास के कारण ही तो अब तक वैसी शर्मनाक जिंदगी को ढोती आ रही थी। वह उस भार से हल्की हो गई। जब भी तो याद कि तत्कालीन उत्तेजना का नतीजा। बेटी ने जब कलह करके कह दिया, जब मैं तुम्हारे गले का पत्थर ही हूँ तो उस पत्थर को हटा ही दूंगी। इस पर शंकरी के होठों तीखे आक्रोश से एक कड़वी हंसी फूट उठी थी। सोच लिया था, अच्छा सदा मैं ही दबती रहूंगी, मेरे ही पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। जन्म से ही तुमने मुझे दबा कर रखा, जब मर करना चाहते हो खैर
देखे कौन किसको दबाता है, कौन सी बात सही कौन जाने। आत्महत्या करने से पहले कुछ लिख जाना होता है। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं, यह भी नहीं जानती थी शंकरी। या उसे लिखना ही नहीं आता था, या रिवाज ही चालू नहीं हुआ था। शायद लिखना नहीं सीखा था, इसलिए यह रिवाज चालू नहीं हुआ था। रिवाज चालू नहीं हुआ था, इसलिए रात बीतते ही दत्त परिवार में हलचल मच गई। पान लगाने वाली बामन दीदी रसोई घर के पास वाले कमरे में गले में रस्सी लगाकर झूल गई। हाय राम, क्यों, किस दुख से? कल ही तो खुशी से समुंदर उतर रही थी। नौकरी छोड़कर जाने का संकल्प किया था, बोली थी गांव घर की है, सदा की चीनी पहचानी छोड़ नहीं रही है, बेटी तक का भार लेने को तैयार है। यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। दासी का काम तो काफी दिन कर लिया, लेकिन लेकिन दिन साहत को बताती हुई बोली, चैत पूस और भादों में पाली हुई बिल्ली को भी घर से जाना नहीं देना चाहिए। इससे गृहस्थ का अमंगल होता है। इतने दिनों तक आपका नमक खाया, अमंगल नहीं करूंगी। इस महीने में अब नहीं जाऊंगी। अचानक अचानक शंकरी का यह सदविचार जाता कैसे रहा? नमक का ऋण बिसर कैसे गई? हलचल हुई, लेकिन बड़े आदमी के अंतःपुर की बात और गरीब नौकरानी की जिंदगी। हलचल हुई, दब गई। थाना पुलिस की तो दूर रही, बाहर बैठक तक के बाबुओं को पता नहीं चला। कम से कम उनके आचरण से तो ऐसा ही लगा। हुक्के की लगातार गुड़मुड़ शब्द का जरा सा छपनंदन शायद हुआ हो, और एक बार आवाज हुई हो, शायद। इससे ज्यादा कुछ नहीं। पिछवाड़े के दरवाजे से शंकरी की लाश निकल गई। अपने दरवाजे पर खड़ी काठ की मारी सी देखती रही सत्यवती। जब चली गई लाश आंखों से बोझल हो गई तो हाथ उठाकर एक बार नमस्कार करके मन ही मन बोली, इतने पतन में भी अंदर से तुम बहुत तेज थी भाभी। छोटी ननद की दया की पात्री होकर नहीं रही। सभी कारण पूछ रहे हैं, मैं खूब समझ रही हूँ। कारण मैं ही हूँ, करूँ भी क्या? नियति मेरी, ईश्वर जिसका निमित्त बना दे। ठीक इसी समय एक नौकरानी आई। मालकिन आपको बुला रही है, सत्य ने पूछा। ताछा नहीं, शायद इसी बुलाहट के इंतजार में थी। अब बुलाकर दत्त गृहिणी उसे मिठाई खिलाएगी, इस उम्मीद की तो कोई वजह जरूर नहीं थी। लेकिन यह भी नहीं सोचा था कि उसने बुलाकर उस दत्त गृहिणी से गाली गलौज करेगी, थाना पुलिस की धमकी देगी, 10 जने गवाही देंगे। सत्य के बहकाई वह सीधी सादी औरत कैसी बहक गई। तुम ही उसकी मौत का कारण हो। यूं अब तक ठीक ही तो थी। सत्य ने सिर झुकाकर सारा कसूर मान लिया और कहा, जो होना था सो तो हो चुका। अब उसकी लड़की को दे दीजिए। तुम्हें उसकी बेटी दे दूं? वैसे एक गुणवंती और उठती उम्र की लड़की को कहते ही दे दे। दत्त गृहिणी इतनी बेवकूफ नहीं, वह तो हाथ का हथियार है, उससे वक्त पर कितना काम बन सकता है। सो भौएं से कुड़कर बोली, तुम्हें दे दूं मतलब? कौन होती है उसकी? वह मेरे यहाँ ही रहेगी, जैसे उसकी माँ थी। सत्य ने सिर उठाकर पूछा, पान लगाने वाली नौकरानी बनकर? सियाह चेहरे और सख्त स्वर में दत्त गृहिणी बोली, नौकरानी की बेटी नौकरानी नहीं तो क्या राजरानी होगी? मगर अपने यहाँ के पुरुष दयालु हैं, नजर में जच जाए तो वह भी मुमकिन है। वह जहरीली त्रिकोटी चिकोटी दत्त गृहिणी ने जानबूझकर ही चुबाई थी। इसमें क्या शुभा? बात दरअसल यह है, शंकरी की मौत की जिम्मेदार वह उसी को बनाए बैठी है। पता नहीं कान में कौन सा मंत्र पड़ दिया और जीती जागती अच्छी नौकरानी कपूर की तरह उड़ गई, और तुर्रा यह है कि उसकी बेटी पर दावा करने आई है। आह रे, मेरी कौन रे? तुम्हारा घमंड तोड़ने का मौका अब आ गया। तुम्हारे भीतर के गुदे को भांप लिया। सुहास की माँ तुम्हारे गांव की थी, अपनी ही होगी, कोई नहीं। गर्ज की तुम भी उसकी तबके की हो, घमंड के दिखाए मेरी बराबरी करने चली हो। सत्यवती ने मुंह की बात से ही शायद दत्त गृहिणी के मन की बात ताड़ ली, इसलिए डावाडोल नहीं होने की प्रतिज्ञा करके बोली, फिर तो सुविधा ही हुई। आपके घर के मर्दों में जब इतनी दया है तो उसकी कौन सी गति होगी, यह सोचकर कातर क्यों हूं? लगता है सदगति ही होगी। क्या कहा? दत्त गृहिणी ने तेवर बदली। वही तो कहा, सदगति की क्या हो कही? वही तो कहा, समझ नहीं पाई तो समझा नहीं पाऊंगी, आगे चलकर समझूंगी। खैर, तो जाने की इजाजत दीजिए। दत्त गृहिणी ने अपना रूप धारण किया, बोली, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। पता है, मैं कह सकती हूँ कि मेरी नौकरानी तुम्हारी वजह से मरी है। सत्य ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, तो वही कीजिए, लेकिन अभी तो अपनी किसी दाई या छोटे बच्चे को मेरे साथ दीजिए कि मुझे बता दे आपके यहाँ का बैठका कहाँ है। बैठका? तुम बैठक में जाओगी? इरादा क्या है तुम्हारा, यह तो कहो। उन दयावानों से थोड़ी सी भीख मांगूंगी। ब्राह्मण की बेटी हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं। यह तो खूब जाबाज औरत है। वह हड़बड़ाकर खाट से उतर आई। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लगते। बैठक में जाकर मर्दों के आगे क्या छल परपंच करोगी? शर्म नहीं लगेगी?
सत्य के माथे का कपड़ा सरक गया। सत्य का चेहरा लाल हो उठा था। दोनों को ही संभालकर उसने शांत स्वर से कहा, शर्म की क्या है, शूद्र मात्र ही ब्राह्मणी की संतान जैसे होते हैं। संतान के सामने माँ के लिए शर्म कैसी। उसके बाद क्या से क्या हुआ दत्त गृहिणी को पता नहीं। हाँ, सुहास को उन्हें सत्य के ही हवाले करना पड़ा। मझले बाबू यानी मझले देवर चप्पल फटफटाते हुए अंदर आकर बोले, उस ब्राह्मणी की बिटिया को 7 नंबर मकान में भेज दो भाभी, वह शायद उन्हीं लोगों के गांव की है। विधुर देवर, सच पूछिए तो बड़ी बहू की मुट्ठी की दौलत। सो भवे नचाकर पूछा, कौन, कहाँ की, यह खबर तुम्हारे कानों में कहाँ से आई। कहाँ से आई? अरे कानों में डाल देने से नहीं आएगी, वह जो बनर्जी की बीबी है वही तो खुद जाकर बोली। बोली तुमसे खुद? अरे बाबा, सीधे मुझसे नहीं, नौकरानी से कल है। और खूबसूरत शक्ल कर देखकर तुम गल गए। बलिहारी, तुम्हारे अंदर महल की इन बातों में पड़ने की जरूरत नहीं। मझले बाबू, मर्दों को मोहने वाली औरत को कैसे सिर किया जाता है मैं जानती हूँ। मझले बाबू विचलित हुए, बोले, आह, क्या जो सो कहती हो, भले घर की है, यूं कहो मेरी बेटी की उम्र की है। अच्छी। बड़ी बहू ने दबे क्रोध से कहा, योगी के आगे दुर्कैल, बेटी की उम्र की औरत को देखा है नहीं है मैंने। चलो चलो, यहाँ जहाँ के हो वहीं जाओ। सुहास को मैं कहीं नहीं भेजती, बस। बेबस से मजले बाबू बोले, लेकिन मैंने जो बात दे दी, मेरी बात की आखिर क्या कीमत। और मेरी बात की कीमत नहीं, अजीब मुसीबत है। यह कौन कह रहा है। मजले बाबू ने कूट कौशल की शरण ली। मेरी सुनो, बिना कुछ किए जब आफत विदा हो रही है तो होने दो। जानती तो हो फांसी लगाकर मरे हुए की सदगति नहीं होती। सो धरती पर जिसके लिए ज़्यादा खिंचाव होता है उसी के आसपास चक्कर लगाता करता है। लड़की उसकी इकलौती है, लिहाजा उस पर बड़ा मोह होगा। बड़ी बहू सिहर कर नाम नाम ले बैठी। खैर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। एक ही दाव में बाजी रह गई मजले बाबू की। हजार अनिच्छा होते हुए भी सुहासिनी सत्य की गृहस्थी में जा रही है। अनिच्छा सबकी थी। नव कुमार की तो सोलो आने की अनिच्छा थी। सत्य को भी पहले वाले कर्तव्य का मधुर आनंद नहीं रहा। लाचारी ही लाना पड़ा। शंकरी को वह बात दे चुकी थी। ये बातें तो 4-1 साल पहले की है। अब तो सुहासिनी की बेथुन स्कूल में 3 दर्जे की पढ़ाई भी हो चुकी। स्कूल की सुविधा के लिए ही, चाहे दत्त परिवार के दायरे से छुटकारे के नाते। सत्य मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट का वह मकान छोड़कर बाग बाजार आ गई थी। इस घर में असुविधाएं बहुत थी, किराया भी ज़्यादा था, मगर एक बहुत बड़ा लाभ था कि गंगा जी करीब है। रोज गंगा नहाने का पुण्य। और एक आकर्षण है जो नव कुमार का अजाना है। नव कुमार के अजानते ही सत्य ने दोपहर को एक जगह आना जाना शुरू किया। खैर, नव कुमार को मालूम नहीं, उसके लिए सुख दुख नहीं, मोटी मोटी मर्जी की बात है। मकान का किराया बड़ा है तो उसकी तनख्वाह बहुत बढ़ गई, काफ़ी बढ़ गई। लड़के दोनों हर साल दर्जे में पहला दूसरा नंबर आता है। एक ने तो पास भी कर लिया। सत्य की एक सी बनी तंदुरुस्ती और काम करने की अपार क्षमता ने गृहस्थी को मोती सा स्वच्छ रखा। गांव में माँ बाप भी सकुशल है। निताई की भी मति गति बदली। और क्या चाहे, चाहने को कुछ भी नहीं। लेकिन अचानक एक नुकसान हो गया। हाँ, अचानक ही, और जो हुआ उसका कोई उपाय नहीं। बिना बादलों की बिजली गिर पड़ी। सुख, सब सुख के बीच